ब्रिजेश भाई, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको लॉ ने कैसे इंस्पायर किया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड रजिस्टर्ड लोगो? अगर हमारा कोई कस्टमर है, वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है या फिर उसने चेक दे के रखा हुआ है और उसकी डेडलाइन पे अगर हम सबमिट कराने जाते हैं, में अगर डेट लिखी हुई है तो उसकी लिमिटेशन सिर्फ 3 मंथ्स होती है। राइट? बहुत सारे लोग हैं ना, इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। Hello friends, this is Raj from Radical Descartes. We supply industrial equipments like sensors, indicators, timers, data loggers and scanners. You can connect us for all the industrial automation related inquiries. In today's podcast, we will go through how lawyer can help in entrepreneurship world. Today we have our guest Brijesh Singh, जो by profession lawyer है and 17 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है. He is trusted advisor to countless businesses and startups. उन्होंने बहुत बिजनेसेस को हेल्प की है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मनी रिकवरी केसेस, लेबर लॉज एंड मेनी मोर कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंसेस. सो वेदर यू आर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, established business owner or just a common man, this video is for you. So today we have our guest Brijesh Singh. So बचपन में मैंने सुना था, डॉक्टर वकील से रहो दूर, जीवन में खुशियां होगी भरपूर. बट अभी जैसे दौर बदल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी को बनानी है अगर आसान, तो चाहिए डॉक्टर, वकील और पुलिस का साथ. वेलकम ब्रिजेश. थैंक यू सो मच. कैसे हो आप? बस बिल्कुल ठीक. ब्रिजेश भाई, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको लॉ ने कैसे इंस्पायर किया और कैसे आप लॉयर बने और इसके पीछे की स्टोरी क्या है? कई बार क्या होता है कि डेस्टिनी भी एक चीज होती है. मैं 10th क्लास में था और उस टाइम पे मैं एक बार खाली क्लास के अंदर वाइट पैंट और वाइट शर्ट और एक ब्लैक बेल्ट लगा के और ब्लैक शूज के साथ पहुंच गया. तो मेरे केमिस्ट्री के सर थे, तो उन्होंने बोला यार तू तो लॉयर लग रहा है. एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट ऑफ साइंस, सो आई नेवर थॉट कि मैं कभी लॉयर भी बन सकता हूँ. ओके. 12th तक मैं बायो ग्रुप था मेरा और ऐसा कोई स्कोप ही नहीं था और न मैंने सोचा भी था. देन सडनली माई माइंड वॉज चेंज्ड और I have changed my stream. I took arts. Then उसके बाद LLB की और become a lawyer. Okay. So this is the history and some destiny. क्योंकि किसी के मुंह से कहते हैं कुछ निकल जाता है कभी, तो वो भी सच हो जाता है. तो ऐसा हुआ है. सही बात है. So basically कहाँ से हो आप? कहाँ से बिलोंग करते हो? Basically मैं बनारस का हूँ और 1989 में when I was in second standard मैं अहमदाबाद में आया था. और उसके बाद केवी ONGC हमारे जो सेंट्रल स्कूल है उसमें मैंने अपना एजुकेशन टिल 9th 10th रहा वहाँ. देन आई बैक टू बनारस. ओके. बिकॉज माय फादर वाज अलोन देयर एंड ही वांटेड टू बी देयर फॉर सम टाइम, सो आई वेंट टू बनारस बैक एंड माय 10th 11th 12th एंड आफ्टर BA आई हैव कंप्लीटेड ओवर देयर. बट क्या है ना, जहाँ आपका बचपन बीता हो ना, तो आपका मन कहीं और नहीं लग सकता. तो अहमदाबाद में मेरा बचपन निकला था और अहमदाबाद मुझे वापस खींच के ले आया. ओके. सो फिर मैं वापस आया एंड देन आई हैव कंप्लीटेड माय LLB ओवर हियर एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस इन 2006. ओके. सो as a being a first generation entrepreneur, I have some basic questions regarding lawyer, because when we are occupied in something else, then we don't have any knowledge regarding laws and all. So I'll ask you one by one question. Just give your knowledge. Sure. Yeah. Okay. So as a being entrepreneur, we have so many ideas. Okay. So whenever we are sharing our ideas to someone else, then can you share how we can protect our ideas? Do you have any legal terms in that? There are a few things. Maybe you heard about these all the things. There are 3 things. One is patent, one is copyright, and one is trademark. Okay. So sometimes we feel कि it looks similar कि maybe वो सब एक ही है. Right. इसमें ज़्यादा difference नहीं है. Generally लोगों को ऐसा लगता है. बट कोई आइडियाज है आपका, कोई इन्वेंशन है या कुछ भी ऐसा साइंटिफिक है तो आपको ऐसा लगे कि ये कभी मेरे माइंड में आया ये थॉट, तो ऐसा ना हो कोई और चुरा ले या किसी को मैं बताऊं, तो यू कैन गो फॉर द पेटेंट. ओके. अगर आपके ऐसे कोई भी इन्वेंशन रिलेटेड है आइडियाज, तो यू कैन डू पेटेंट. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है बहुत सारी चीज़ों में. ठीक है, रिसर्च करना है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस.
तो आपका वो आइडिया कोई और ना चुरा ले, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन रजिस्टर एज ए पेटेंट। ओके तो एटलीस्ट वो आइडिया जो भी आपने बताया ना, वो कभी और उसको यूज नहीं कर सकता। ओके सो दिस इज द पेटेंट, व्हाट द लॉ ऑफ पेटेंट इज सेज। So I have also one more question. What is the difference between trademark, copyright, and registered logo? Okay, so already I told about the patent, right? Now trademark and copyright. Trademark is a procedure where you can register your logo Okay. under the provision of trademark. Okay. Or copyright is that if you you are doing any business or you are doing anything which is the product, nobody can copy that. Okay. यानी ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट है, उसको कोई कॉपी ना कर ले, Okay. उसके लिए आपको कॉपीराइट में जाना पड़ेगा। Okay. बट आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कोई लोगो रजिस्टर करना है आपका, या उसके लिए आपको ट्रेडमार्क में जाना पड़ेगा। Okay. सो दिस इज द ओनली तो डिफरेंस। आप ऐसा बता सकते हो कि ये ट्रेडमार्क से लेकर रजिस्टर्ड लोगो तक की जर्नी है, हाँ। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है? बिकॉज एज अ whenever I am going through government orders, there is a one compliance is there. You need to register your logo first. Yes. Or you need to register for trademark. So we are not eligible for some kind of agreements or any deals in government sectors. True. So if I want to participate in that particular event or any tenders, then what will be the minimum time required for this process? ओके, तो समझो अगर आप कोई अपना लोगो या कुछ भी आप रजिस्टर कराना चाहते हो, तो बिफोर दैट यू हैव टू बिल्ड योर कंपनी और प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप व्हाटएवर, Okay. जिसमें आपको जो भी ठीक लगे, वो कोई भी आपको पहले वो एक फॉर्म करना पड़ेगा। वो फॉर्म करने के बाद आप अगला प्रोसेस कर सकते हो कि आपका कोई ब्रांड नेम है। एक्चुअली यू कैन अंडर ट्रेडमार्क यू कैन रजिस्टर योर ब्रांड नेम ऑल्सो। Okay. सो वो दोनों चीजें होती हैं, आपका लोगो है, आपका ब्रांड नेम है, वो आप उसमें कर सकते हो ट्रेडमार्क। उसमें उसका बेनिफिट ये है, फॉर एग्जांपल आपके कोई भी हो, ABCD जो भी आपकी कंपनी हो, उसको अगर उसमें आपका लोगो और आपका ब्रांड नेम रजिस्टर कराते हो, तो बेनिफिट ये रहेगा कि आपका वो नाम और लोगो कोई और नहीं ले सकता। अच्छा। तो उसकी वजह से फायदा ये होगा कि भले आप कोई चीज बाद में स्टार्ट करो, आज आपने कोई कंपनी बनाई हो या कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म, सो लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके लिए। बट अगर आपने बना के आपने उसको रजिस्टर कराया, अगर आप 2 साल के बाद भी करोगे ना, तो आपको ब्रांड नेम और लोगो कोई चुरा नहीं सकता और ले नहीं सकता। But what will be the minimum time period for this process? Look, That's my main question. वो थोड़ा सा हमारा ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट सिस्टम है, हर चीज का एक अपना टाइम पीरियड होता है, तो उसके लिए भी है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। You have to go through one process. So we can say minimum time period will be around 1 or 2 years? No, not like that. इतना नहीं लगेगा कि आपको कोई रजिस्टर कराने में 1 साल 2 साल लग जाए, बट इट टेक्स समय। आई कैन नॉट से एग्जैक्ट टाइम, बट Yes. वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा एंड इट विल बी डन। Okay. So we have as a viewer many entrepreneurs and business persons here. They are seeing us. So can you suggest what legal structure they should adopt as a beginner if they want to register their company? So private limited company should be there, or limited liability partnership LLP, or normal partnership firm they should register. Can you guide us? अगर मेरा मतलब ऐसा सजेशन है, एज अ लॉयर तो मैं बोलूंगा हर चीज ठीक है, आप कंपनी फॉर्म करो या प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप, बट इजीएस्ट इज प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए आपको कुछ लाइसेंस लेने पड़ेंगे खाली, जो अथॉरिटीज होती हैं उनसे, तो और यू कैन स्टार्ट इजीली। Okay. कंपनीज में ऐसा है कि आपको पूरा मेमोरेंडम बनाना, उसको ROC में जाके रजिस्टर कराना, Okay. देयर इज लिटिल लेंथी प्रोसेस, बट वो भी अच्छा है। बट उसमें फिर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। Okay. जैसे आपको टाइम पे आपको एनुअल मीटिंग्स करना, कोई भी चीज करना हो, आपको यू हैव टू पास रिजोल्यूशन, और मीटिंग्स आपके जो होते हैं टाइम टू टाइम फाइल्स करना होता है वो ROC के अंदर। तो अगर कल को आप किसी भी रीजन से थोड़ा बहुत भी डिले हो या कुछ, तो ROC कैन फाइन यू ऑल दैट। तो अगर आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आगे अच्छा चला तो यू कैन रजिस्टर एज ए कंपनी आल्सो। Can you tell us what is NDA? NDA is actually one mutual agreement Okay. between, if there is a partnership firm, for example, तो आप पार्टनर के साथ कर सकते हैं। इवन
दो विथ योर एम्प्लॉयज ऑल्सो। ओके क्योंकि क्या है कि कोई भी बिजनेस है उसके हर बहुत सारे लोग इस टाइप के बिजनेस करते हैं, भले उनका तरीका अलग होता है। तो एनडीए एक ऐसा एग्रीमेंट है कि उसके अंदर आप उनको उस एग्रीमेंट से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आपके पार्टनर को या आपके एम्प्लॉय को, कि आपके जो आइडियाज हैं आपका जो है वो कहीं बाहर डिस्क्लोज ना हो। ओके सो वो बेसिकली इसके लिए वो करना मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिशियरी है कि आप एनडीए अगर करते हो। Okay, so I have one more question. Like we have huge sales team in our company. So for sales team, they have all the data of customers. So अगर कोई मेरा एम्प्लॉय मेरे से जॉब छोड़ के कहीं पे जाता है और खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है और मैंने से जब भी वो मेरे पास आया था तब मैंने उसके साथ एनडीए साइन करवाया हुआ है एम्प्लॉयज लॉ के अंडर, तो अगर वो ये ब्रीच करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है और मेरे कस्टमर को ही टारगेट करता है तो उस मोमेंट पे हम क्या एक्शन ले सकते हैं? उसमें आप एज पर द एग्रीमेंट वी कैन फाइल अ सिविल सूट इन द सिविल कोड। ओके और जो भी हमको उसको क्लेम उससे लॉस करना है हम उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिकॉज कोई भी एग्रीमेंट हुआ ब्रीच करता है देन वी कैन गो फॉर द सिविल। बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देखोगे आपके इंडिया अगर आपका होगा तो आपने उसमें लिखा होगा कि अगर कोई भी कंडीशन ब्रीच होती है या कुछ होता है तो वी कैन फाइल सूट ईच अदर इन अहमदाबाद और गांधीनगर वेयर एवर योर बिजनेस। सो ओके so you can file and you lose your claim। क्योंकि उसमें ऐसा भी है कि खाली वो जा रहा है, आपका सेल्स क्या उसने लॉस किया वही नहीं है, साथ में आपका क्लाइंट भी लेके जा रहा है। राइट, बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट है, तो हम पूरा उसको काउंट करके हम उसके अगेंस्ट क्लेम लॉस कर सकते हैं, अगेंस्ट द एम्प्लॉय हो या पार्टनर हो। इस टाइप के अगर एग्रीमेंट्स बनाते हो तो आप उसमें हेल्प करते हो? बिल्कुल ना। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपके सर्विसेज में अगर देखा जाए तो मतलब मिनिमम चार्जेस क्या रहते हैं इसके? ठीक है, चार्जेस तो सब अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट्स एंड ऑल। तो हर लॉयर्स के चार्जेस एक्चुअली अलग है। अच्छा, सो कोई उसके लिए हमारे ऐसा नहीं है मतलब फिक्स्ड। हाँ, क्योंकि बिकॉज वी आर प्रोफेशनल। हम कोई आप प्रोडक्ट है तो फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो अगर मार्केट में उसका 25 या 30 है या जो भी रेट है तो आप उससे ज्यादा करोगे तो शायद आपका बिकेगा नहीं, कम करोगे तो शायद बिकेगा। तो एक वहाँ पे लिमिटेशन है। बट हमारे प्रोफेशनल फील्ड में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एवरी लॉयर्स देयर ओन फीस स्ट्रक्चर। ओके, तो मैं आपको एग्जैक्ट वो नहीं बता सकता। सो आफ्टर कोविड देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। यस, ओके, सो अगर हमें एम्प्लॉय के साथ उसको वर्क फ्रॉम होम पे रखना है तो उसके लिए कोई लीगल एग्रीमेंट होता है? बिल्कुल होता है, और वो वही है सेम आप उसके साथ कर सकते हो। जो आपकी पॉलिसीज से रिलेटेड एग्रीमेंट आप उसके साथ कर सकते हो। बट देखो बहुत सारी चीजें हैं वो मुझे नहीं पता। वर्क फ्रॉम होम में आप उसको आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे आप उसको शायद वॉच कर सकते हो, तो उसका आपको यूज करना पड़ेगा। एग्रीमेंट तो क्या है, आपको उसके साथ काम करने के लिए है, वो कर लिया आपने, बट उसके बाद वो कितना उसका प्रोडक्टिविटी है, घर से वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए आपका जो भी आईटी रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर है आपको उसके में लाना पड़ेगा। देन यू कैन कीप वॉच और जो कर सकते हो, जैसे आपका एम्प्लॉय कितना आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको उसके काम के अकॉर्डिंगली पता चल सकता है। ओके, तो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए हैं, मेरे पास सामने भी आए हैं कि वन ऑफ द कंपनी, आई विल नॉट टेक नेम ऑफ द कंपनी, बट उसका एम्प्लॉय बेंगलोर में था। अच्छा, और उसका 90% प्रोडक्टिविटी मतलब एक्टिविटी दिखता था और फायदा कुछ नहीं है कंपनी को 1% का। अच्छा, देन दे कॉल बैक टू देयर एम्प्लॉय कि भाई तुम अब यहाँ आ जाओ, वर्क फ्रॉम होम अभी बंद हो गया। तो यहाँ पे आई तब भी उसका लैपटॉप बंद है, फिर भी उसकी एक्टिविटी 90% 100% दिख रही है। और उन लोगों ने देखा सीसीटीवी से वगैरह से, तब पता चला कि शी वाज वर्किंग देयर फॉर अदर कंपनी और यहाँ से भी शी वाज गेटिंग सैलरीज ऑल दैट। तो उसके लिए आपका थोड़ा आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी आपका यूज कर सकते हैं। कोई बहुत सारे ऐप्स ऐसे आते हैं कि आप एम्प्लॉयज के लैपटॉप में या पीसी में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, सो यू कैन वॉच देम। ओके, तो बाकी लीगली तो अगर एग्रीमेंट है और वो नहीं कर रहा है, कोई भी ब्रीच कर रहा है, सो वी कैन फाइल सूट अगेंस्ट the employee. Okay, I have one more question. Like in the digital era, everyone is going for direct to customer services like Zomato, Swiggy, and even my company has also made radicaltechmart.com, and from that portal we are
selling the your products. right? Okay. Hmm. So for this type of website or application, which type of terms and condition we should write or legal policy we should write on the website? So for customer should also aware about that we are not responsible for certain conditions or damaged products. So what type of legal agreements we should upload on that website? Can you suggest? वी कैन वर्क फॉर इट। आपका प्रोडक्ट क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी और वो सब देख के हम उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वी कैन ड्राफ्ट वन पॉलिसी Okay. कर सकते हैं। बट क्योंकि हर एक का अलग अलग है, जैसे अब फूड का है तो फूड एक ऐसी चीज है कि वो हम लंबे टाइम तक उसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्यों लिमिटेड पीरियड के उसके बाद वो खराब हो जाएगा, तो उसकी पॉलिसीज अलग रहेगी। आपका प्रोडक्ट जो है वो अलग है, मतलब वो तो डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, उस हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज को बना सकते हैं। Okay, I have one more curious question for you. We are making certain invoices. So in that invoice, in below, they have written restricted to Ahmedabad judiciary only. Yes. So what do you mean by that? इट्स मीन कि अगर आपका इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग दिस बिल्स और रिगार्डिंग दिस ट्रांजेक्शन, तो अगर जो कोर्ट्स फाइलिंग कोर्ट केसेस अगर होते हैं कोई भी, तो अहमदाबाद में ही जुरिस्डिक्शन रहेगा। Okay. क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर या बायर हो तमिलनाडु में, Okay. तो आपके साथ अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप तो तमिलनाडु केस लड़ने नहीं जाओगे। अच्छा. सो दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली राइटिंग इन बिल्स और एनीथिंग की भी जुरिस्डिक्शन यही रहेगा, सो हमारे लिए इजी रहे। तो अगर ऐसा कुछ है कि वो आउट ऑफ द स्टेट का कोई पर्सन है और हमारा केस चल रहा है, तो केस कहाँ पे हैंडल होगा? देखिए सिविल सूट जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई भी सूट हम फाइल करते हैं, तो सूट आपकी कंपनी यहाँ पे है और बायर आपका या कस्टमर वहां पे है, तो यू कैन फाइल ओवर। ओके. क्योंकि उसमें पार्शियल जुरिस्डिक्शन है, आधा ट्रांजेक्शन यहाँ है और आधा वहाँ है, सो यू कैन फाइल। क्रिमिनल केसेस में भी सेम होता है। क्रिमिनल केसेस में देयर इज प्रोविजन इन सीआरपीसी कि अगर कोई भी ऑफेंस बना है, दो जगह पे बना है, वहां भी है यहाँ भी, तो वी कैन फाइल आइदर। तो आप अगर वो आपके लिए जुरिस्डिक्शन, तो आप यहाँ फाइल कर सकते हैं। और बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केसेस शायद आप जानते हो, जैसे चेक रिटर्न के केसेस होते हैं। ओके. तो उसके लिए तो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट ही किया है कि जो कंप्लेनेंट होगा, यानी जो जिसने पेई है जो उसमें, तो उसके हिसाब से जुरिस्डिक्शन रहेगा। अगर आप अहमदाबाद में पेईज इन अहमदाबाद, तो जो भी होगा जुरिस्डिक्शन उसका रिलेटिंग दैट केसेस, दोस केसेस, तो यही है। सो जैसे अभी हमारी पहले बात हुई कि आपने बताया कि एग्जांपल एम्प्लॉय का कि सारा डेटा देखा तब पता चला कि वो तो दूसरी कंपनी के लिए भी काम कर रहा था। तो अगर ऐसा कोई केस है, अगर हमें राइट अवे कोई एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है, तो कौन सी लीगल चीजें हमें एज ए कंपनी ध्यान में रखनी चाहिए? आपके क्योंकि लेबर लॉज भी अभी इतने बड़े हो गए हैं कि हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए दैट्स व्हाई वी आर डूइंग एग्रीमेंट्स। उनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट करना है। एक एनडीए करना है कि हमारा कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज या कोई भी ऐसा वो डिस्क्लोज ना करें। अच्छा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करिए जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसा लिखवा सकते हैं कि वो किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे, जो हम जनरली आई थिंक वी आर एवरी कंपनी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस। तो उसकी वजह से वो नहीं करेंगे और उसी फिर वो लेबर में जाके उससे बच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ब्रीच किया। अगर हमारे पास ऐसा डेटा है कि वो किसी और कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। और एक बार एग्रीमेंट ब्रीच हुआ तो दे हैव नो राइट, वी कैन टर्मिनेट, उसको कर सकते हैं तुरंत। सो एट दैट मोमेंट लीगली वी शुड गिव फर्स्ट नोटिस, या और इज देयर एनी पैटर्न और प्रोटोकॉल? Yes, we because the person was our employee, so we can give one chance कि भाई ठीक है, हम नोटिस भेजते हैं उसको, उसमें जो भी है उसको मान लेगी, तो we can finish it, otherwise we will file suit in courts। नोटिस क्या है, कोई भी चीज के लिए वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। That's why we are sending notice first। ओके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि नोटिस भी भेजिए और हो जाता है शॉर्ट आउट, तो भी एक फायदा होता है नोटिस भेज। और दूसरा मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी क्या है कि सारा काम हम वेबसाइट थ्रू कर रहे हैं और या तो किसी कंपनी की एप्लीकेशन होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या रोल है इसमें? मैंने देखा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, बीच में हमारे कंपनी में ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ था कि किसी बंदे का कॉल आया और हमारे अकाउंट में से पैसे चले गए, ठीक है? तो अभी साइबर सिक्योरिटी की प्रोसेस इतनी लेंथी है कि रजिस्टर करवाने जाओ, फिर केस फाइल करो, तो आज तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले। नहीं, ऐसा नहीं है अभी। तो इसमें कोई फास्ट वे है? बिल्कुल है, फास्ट वे है। इसमें हमारे ऑनलाइन नंबर्स हैं। आप अगर आपके साथ कोई भी ऐसा कुछ भी हो रहा है,
आप तुरंत उसको कॉल कर सकते हैं, उस पे आपका तुरंत वहाँ पे रजिस्टर होगा केस नंबर, Okay. एंड दे विल स्टॉप। सपोज आपके अकाउंट से पैसे निकल के जिस अकाउंट में गए हैं वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, अच्छा, और उसके बाद वो पैसे अगर नहीं निकले हैं, अगर उसके अकाउंट में फ्रीज होते होते वो लीन हो गए हैं वहां पे, तो वो उनको रोक के रखते हैं। अच्छा, अगर वो पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं तो वो अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा, और उसमें से भी कहीं हो रहे हैं तो उसको भी फ्रीज करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये रोकने के लिए ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट क्या है कि जितने ये लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा स्मार्ट है। हाँ फ्रॉडर्स कर रहे हैं, तो ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत हेल्पफुल है अभी, और लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड, तो आप तुरंत, आई थिंक नंबर आई हैव नो रिमेंबर द नंबर, आई विल गिव देयर आफ्टर, तो उसमें आप कर सकते हो ओके, और आपका तुरंत रजिस्टर होगा विद इन 1-2 मिनट्स। ओके। तो कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। और कभी कभी कैसा होता है कि लाइक पुलिस डिपार्टमेंट अगर हम कंप्लेन करवाने जाते हैं और छोटा केस होता है तो जल्दी हाथ पे नहीं लेते हैं, तो उस मोमेंट पे अगर लॉयर थ्रू हमें उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर करना है तो उसका कुछ है सॉल्यूशन या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रोसेस हर जगह अपना एक प्रोसेस होता है। अच्छा, जैसे आप पुलिस में भी जा रहे हो तो पुलिस को आप जाके कोई भी चीज बोल रहे हो तो तुरंत तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो भी इंक्वायरी करेंगे, राइट। कोर्ट्स के भी, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट है कि 7 years का इम्प्रिजनमेंट के जो केस हो उसमें आप तुरंत एफआईआर भी मत करो, तो फर्स्ट डू प्राइमरी इंक्वायरी कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके बाद अगर आपको लगता है देन यू फाइल एफआईआर अगेंस्ट द पर्सन। तो ऐसा नहीं कि देखो प्रेशराइज से तो कोई काम नहीं होता, जो काम होगा लीगली होगा, ठीक है। लॉयर जाएगा तो कर देगा, ऐसा नहीं है। लॉयर कैन इन्फॉर्म अबाउट द थिंग्स कि भाई उसको थोड़ा समझा सकता है, कन्विंस कर सकता है, बिकॉज लॉयर नो द लॉ। शायद एक ऑर्डिनरी या एक लेमन पर्सन को नहीं पता होता है, वो एक रीजन हो सकता है, बट जो है वो सिस्टम से, और उनको अगर कोई एफआईआर है, उनको लगेगा कि देयर इज समथिंग, दे विल रजिस्टर। ऐसा नहीं है कि वो मना कर देंगे। दो पार्टनर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती है और उसको पार्टनरशिप फर्म या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो डिसॉल्व करता है, तो उस मोमेंट पे लीगली क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या उसको टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान में रखने चाहिए, या उसका कोई प्रोटोकॉल है जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो? देखिए, उसमें एग्रीमेंट्स जो होता है ना, दो पार्टीज के बीच में, राइट। पार्टनरशिप डीड है, वो भी 2 हो या 3 हो, जितने भी पार्टनर्स उनके बीच में होता है। नाउ दे हैव टू, व्हेन दे स्टार्ट देयर बिजनेस एज अ पार्टनरशिप फर्म, सारे टर्म्स एंड कंडीशन सारे पार्टनर्स को एग्रीड होते हैं, तभी वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है, राइट। तो उसमें आप ऐसे टर्म्स रख सकते हो कि कोई पार्टनर अगर लगेगा कि कुछ फ्रॉडलेंट उसका हो रहा है तो वो पार्टनरशिप हम रिवॉक कर देंगे, या कोई भी ऐसा लगे कि चोरी कर रहा है, बैंक अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं वो निकाल ले रहा है या कुछ, तो भी आप कर सकते हो उसको रिवॉक एनी टाइम। हम कोई भी ऐसी मिसचीफ होगी तो आप रिवॉक हो जाएगा। तो और टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे कि सबके पार्टनर्स, हर पार्टनर्स के अपना एक शेयर होता है 25, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पार्टनर्स, तो 50-50% है। आप जब भी आप क्लोज करो या रिवॉक करो, फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं उसको शॉर्ट आउट करके ही करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फिर वही सूट्स और केसेस का रीजन बनते हैं। तो हमें वो हमेशा ध्यान रखना है उस चीज को। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंड ऑन, मैं जैसे पहले भी बोला है आपको कि आपका काम क्या है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें वेरी करती है सबके अलग अलग एग्रीमेंट्स में। So can you give any personal advice to our viewers? What should they do to start their business, or any legal advice you want to share? बिल्कुल, मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आप एक लीगल वे में स्टार्ट करो, उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करो, और अगर आप कंपनी कर रहे हो तो आप कंपनी आरओसी में जाकर उसको रजिस्टर कराओ, सीए हायर करो, क्योंकि बहुत सारे उसमें होती हैं चीजें जो सीए से रिलेटेड होती हैं, तो वो सब आपको करके, और जीएसटी, आजकल तो जीएसटी है वो भी आपको लेना चाहिए। जीएसटी का टाइम से रिटर्न फाइल करो, क्योंकि वो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस ना हो जीएसटी। पहले तो चल जाता था, लोग फाइन भरते थे, काफी टाइम निकल जाता था, पर वो टाइम नहीं रहा। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के स्टार्ट करना चाहिए, और तो दे विल नॉट गेट एनी अदर इन फ्यूचर। आपने जीएसटी का नाम दिया तो मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया। एक ये क्वेश्चन है कि जीएसटी क्या एक स्क्रूटिनी आता है, तो वो क्या है? स्क्रूटिनी वर्ड क्या है? स्क्रूटनी वर्ड यानी जैसे क्या होता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल
1 मंथ में आप ऐसा बता रहे हो कि हमने 10 लाख का हमारा बिजनेस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, तो वो जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो जो पेपर पे है उसमें एक्यूरेट है हर चीज की नहीं। अगर उसमें कुछ आपका मिस्टेक्स निकलती है कुछ, तो उसको स्क्रूटनी कहते हैं। तो मतलब वो जो डिपार्टमेंट रहता है वो आपसे मे बी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये आपने बताया लेकिन ये नहीं मिल रहा है, सो यू देयर आफ्टर यू कैन प्रोवाइड देम कि नहीं ये है डॉक्यूमेंट, ओके, या आपके पास जो भी एविडेंस है, तो उसको आप फिर शॉर्ट आउट कर सकते तो इसमें क्या होता है, मतलब जो स्क्रूटिनी आता है तो उसके मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन करने ऑफिस आता है, हैं। वो नोटिस आपको भेजेंगे वो, अगर आप कुछ भी उनको ऐसा लगेगा कि जो आपने रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ भी है फॉल्ट या तो वो आपको नोटिस, मतलब ऐसा नहीं कि वो सीधा ऑफिस पे आके सारी चीजें नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको कोई सीधे नहीं करता, आपको हमें पहले नोटिस भेजते हैं, वो आपसे पूछते हैं, अगर आप उनको नहीं दे पाते हो, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, कन्विंस नहीं कर पाते हो, देयर आफ्टर दे डू देयर प्रोसेस। ओके, तो अब नोटिस आई अरे कुछ नहीं चलेगा, है ना, लोगों का ऐसा होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। कोई भी देखिए कोई भी, क्योंकि वी आर इन बिजनेस, हम यहाँ इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हैं, इतने सारे हमारे एम्प्लॉइज हैं, तो हम खाली अकेले नहीं है, हमारे एम्प्लॉइज का भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको अगर कुछ भी इस तरह का कभी भी नोटिस आया या कुछ भी आया, तो आप उसका रिस्पॉन्ड करो, अथॉरिटी को रिस्पॉन्ड करके आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अगर आपने उनको नोटिस को इग्नोर किया तो फिर ऐसे ही होता है, कभी भी रेड हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। और मुझे दूसरा एक ये क्वेश्चन आया अभी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लॉयर का क्या रोल है, मतलब वो कैसे सपोर्ट कर सकता है इन दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लायंसेस? देखिए वो एक तो कोई भी फॉरेन ट्रेड ना, मतलब आप यस, फॉरेन ट्रेड में ऐसा है ना, पॉलिसीज आपके एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप कोई कर रहे हो बिजनेस आप बट आपको शायद पता ही नहीं होगा। लॉयर्स का उसमें रोल यही होता है कि आपको कंसल्ट आप उसके साथ कर सकते हो, आपको बता सकता है कि भाई रूल्स चेंज हुए हैं, आप क्या डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए प्रिपेयर करने चाहिए, वो सारी चीजें लॉयर्स उसमें हेल्प करते हैं। ओके, बाकी आप फॉरेन ट्रेड का हर कंपनी के साथ वेरी है, मतलब अगर यूएस के साथ आप देखोगे अलग होगा, दूसरी कंट्री के साथ अलग हो, तो हर एक के साथ अलग पॉलिसीज भी होती है और वो चेंज होती रहती है एवरी ईयर। ओके, तो आपको अवेयर रहना पड़े उसके लिए, क्योंकि अमेंडमेंट बहुत आते हैं। ओके, इसलिए शायद लॉयर की जरूरत अभी आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज में लॉयर की जरूरत है। अगर कोई भी टॉपिक पकड़ लो, साइबर सिक्योरिटी पकड़ लो तो उसमें भी लॉयर की जरूरत है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लो तो उसमें भी लॉयर की जरूरत है, अगर लीगल एग्रीमेंट कर रहे हो पार्टनर्स के साथ तो उसमें भी लॉयर की जरूरत है। तो मेरा एक और ये क्वेश्चन है कि ये सारे डिपार्टमेंट के लॉयर के प्रोफेशंस अलग अलग होते हैं कि लाइक उनकी मास्टरी अलग अलग होती है कि आप किसी एक लॉयर से सारी सर्विसेज ले सकते हो? देखिए आप किसी एक लॉयर से भी सर्विसेज ले सकते हैं, बट क्या होता है ना, जैसे एडुकेशन सबका सेम है। आप ऐसा मत सोचो कि इसके लिए कोई फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस से कर रहा है या कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई सिविल लॉयर है, उनके किसी का एजुकेशन अलग अलग नहीं है, दे आर टेकिंग सेम एजुकेशन। बट होता क्या है कि एक इंजीनियर है, आप तो उसने हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मतलब उसमें तो फिर भी आपके एजुकेशन भी अलग होते हैं, पर लॉयर्स में ऐसा नहीं है। लेकिन जब लॉयर्स प्रैक्टिस में आते हैं तो उन्होंने वो चूज करते हैं कि क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी जो मास्टरी होती है उसमें हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल तो पूरा चेंज हो गया है। जैसे आप देख रहे हो पूरा फॉर्म्स वगैरह बन जाती है, उस फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉयर्स होते हैं वहां पे उनके। तो कोई सिविल कर रहा है, कोई क्रिमिनल लिटिगेशन कर रहा है, कोई फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड है, कोई एग्रीमेंट का ही जिसको डॉक्यूमेंटेशन हम लोग बोलते हैं वही सिर्फ कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, एक लॉयर से भी हो सकता है, बट समटाइम ऐसा होता है कि उसके स्पेशलिस्ट लॉयर्स भी होते हैं। ओके, तो खाली ऐसा नहीं है कि जैसे सिविल लॉयर हो तो सब जानता है या क्रिमिनल लॉयर सब, ऐसा नहीं है, डिफरेंट मास्टरी हो सकती है। सो आप मुझे अपनी जर्नी बता सकते हो कि एज अ लॉयर आपको क्या चैलेंजेस आए अपनी लाइफ में? चैलेंजेस तो बहुत हैं, बिकॉज मेरी फैमिली में सभी सर्विसेज में है, कोई गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। मेरे अंकल वो एनजीसी रिटायर्ड है, मेरे फादर वो टीचर थे, ही इज आल्सो रिटायर्ड, माय ब्रदर इज इन बैंक। तो मेरे लिए तो बहुत चैलेंजेस है, बिकॉज आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अच्छा, हर लॉयर्स के लिए आप समझो कि शुरू के 4-5 साल तो बोल जाए। इफ यू थिंक अबाउट द अर्निंग, देयर इज नो अर्निंग।
Oh. इन इनिशियल डेज, खास करके हम जैसे लॉयर्स में तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है फॉर मी। हाँ, 2-3 जनरेशन से लॉयर्स हैं तो उनको इतनी नहीं होती है, बट फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को तो बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मेरा खुद का बताऊं तो आई हैव जॉइंड द लॉयर, क्योंकि हम किसी ऐसे पास आउट होने के बाद ज्वाइन किया मैंने किसी लॉयर को, और देन तो इनिशियल 2-3 डेज वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अर्न करते थे, ऐसा नहीं कि अर्न नहीं करते, बट वो अर्निंग नॉट सेटिस्फेक्शन फॉर अस कि हम इतना पढ़ाई करने के बाद हम क्या अर्न कर रहे हैं। तो है चैलेंजेस उस तरह से रहते हैं। दूसरी बात ये है कि एज अ बीइंग लॉयर आपको ऑलवेज स्टडी करना है। बिल्कुल, उसके वो तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं स्टडी। मतलब कोई भी केस आता है कुछ नया आएगा, कुछ नई पॉलिसी चेंज हो जाएगी। 100%। अभी मैंने जैसे बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो चेक रिटर्न के केसेस हैं, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट पास किया था कि जो ड्रॉअर ऑफ द चेक होगा, यानी जिसने चेक इशू किया है, और वो बैंक जहां होगी वहां पे केसेस फाइल होंगे। ओके। पूरे इंडिया में इतने सारे केसेस ट्रांसफर हुए थे, और सब लॉयर्स भी परेशान, पार्टीज भी परेशान हुए थे। बाद में फिर अमेंडमेंट हो गया, नहीं जो पेई है उस जुरिसडिक्शन में होगा। तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए हमको तो हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। ये आपने मनी रिकवरी बोला तो मुझे एक और क्वेश्चन आया कि लाइक अगर हमारा कोई कस्टमर है, वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर उसने चेक देके रखा हुआ है और उसकी डेडलाइन पे अगर हम सबमिट कराने जाते हैं, एक बार चेक रिफंड होता है, दूसरी बार भी बाउंस होता है, तो उस मोमेंट पे क्या लीगल प्रोसीजर है जो हम एडॉप्ट कर सकते हैं, वो आप थोड़ा गाइड करो। बिल्कुल। जैसा आप तो जानते होंगे कि चेक में अगर डेट लिखी हुई है तो उसकी लिमिटेशन सिर्फ 3 मंथ्स होती है। राइट। बहुत सारे लोग हैं ना, इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। कभी भी जाएंगे तो बोलेंगे अब तो चेक लिया ही नहीं बैंक ने, तो कहाँ से लेंगे, क्योंकि वैलिडिटी ऑफ द चेक इज ओवर। उसके बाद चेक रिटर्न होने के बाद उसमें फिर लिमिटेशन आता है कि विद इन 30 डेज यू हैव टू सेंड नोटिस। अगर आप नोटिस नहीं भेजते हो 30 दिन के अंदर, तो आप वो चेक जो रिटर्न हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप कोई लीगल प्रोसीडिंग उसमें रिलेटिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या होता है कि चेक समझो आपने नोटिस भेज भी दिया, उसको मिल भी गया, फिर उसके बाद वो कंप्लेंट फाइल नहीं करते, क्योंकि उसके लिए भी लिमिटेशन है कि आफ्टर 15 डेज ऑफ रिसीविंग द नोटिस 1 मंथ हमको मिलता है जिसमें हमको कंप्लेंट फाइल करना होता है कोर्ट में। लेकिन लोग वो भी भूल जाते हैं। फिर बोलेंगे यार ये तो 2 महीने 2.5 महीने हो गए, अब क्या करें। तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये करना चाहिए, इट्स अ वेरी यूजफुल लॉ, क्योंकि यही एक ऐसा लॉ है जिसमें आप सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों नेचर उसमें है। सिविल और क्रिमिनल नेचर अब दिखाई देगा। आपके पैसे भी उसमें आते हैं, और अगर पैसे नहीं आते तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। तो इसका बेसिक स्टेट पे आप एक लाइन में बता सकते हो कि प्रोसेस वाइज फर्स्ट क्या स्टेप करना चाहिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आपको चेक मिला वो नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट तो आपको यही ध्यान रखना है कि विद इन 3 मंथ्स वी हैव टू डिपॉजिट। ओके। जैसे ही रिटर्न आया आप उसको लॉयर हायर करो और लॉयर के थ्रू उसको एक लीगल नोटिस भेजो। ओके। लीगल नोटिस उसको मिलती है अगर, तो जिस दिन मिले उससे 15 डेज आप स्किप करो, एंड देयर आफ्टर विद इन 1 मंथ जस्ट फाइल अ केस द जुरिसडिक्शन वेयर इट इज। ओके। और उसके अगर समन्स इशू होगा, और नहीं आता है तो वारंट इशू होगा। ओके। तो देयर आर ह्यूज चांसेस टू रिकवर योर मनी, क्योंकि क्या होता है कि उसमें मैंने जैसे बताया कि वो पनिशेबल ऑफेंस है, तो लोगों को हमेशा डर रहता है कि जेल में जाना पड़ेगा। तो इट इज गुड एक्ट कि आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। अगर मैंने जैम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, अगर उसमें कोई डिपार्टमेंट पैसा नहीं दे रहा है, तो उस मोमेंट पे क्या लीगल एक्शन हम एज अ कंपनी गवर्नमेंट के ऊपर कर सकते हैं? अथॉरिटी से अगर आपको पैसा लेना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा। लॉ किसी को ऐसा नहीं बांध रहा है कि गवर्नमेंट के आप अगेंस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका पैसा है, लीगल पैसा है, ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यू कैन रिकवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। बट वो अगर चेक दिया है तो रिटर्न केस तो हो ही रहा है, बट चेक नहीं है तो हमको सिविल सूट फाइल करेंगे। तो उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कुछ जगहों पे कि गवर्नमेंट की खुद की आपके साथ क्या एग्रीमेंट्स है, उसमें क्या ऐसी कोई चीज है जो हमको कुछ प्रोसीजर फॉलो करके उनके अगेंस्ट करना है, तो वो खाली देखना होगा, अदरवाइज कर सकते हैं। बट वो आपके एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा, बिकॉज आपने एग्रीमेंट में ऐसी कोई चीज तो नहीं है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते, वो ध्यान रखना है। बाकी तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। So that's it for today. I think we have got all the answers. Thank you so much, Britesh, for coming here and thank you so give much. us some I'm advice. very privileged to you call me for this discussion, और बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच. Okay, thank you so much. Keep helping us. ऑलवेज लॉयर्स फॉर द हेल्पिंग पीपल. एक्चुअली मैं अब जाते जाते एक बात कहता हूँ, जनरली लॉयर्स के लिए लोगों को ऐसा है कि लॉयर्स है ना, लोगों को प्रेशराइज करके या डरा के उनके उस डर को बढ़ा के पैसे कमाते हैं. बट मैं एज अ लॉयर उस ट्रेंड को चेंज करने के लिए एक्चुअली आया हूँ. अच्छा. मेरा पहले से ही ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे पुअर पीपल्स को भी लॉयर्स ऐसा करते हैं कि नहीं इतना होगा, बट मैं हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ. अगर वो पैसे वाला नहीं है तो ऑलवेज आई चार्ज वेरी लेस. और जो यूएसपी है मेरी वो यही है कि ऑनेस्टी के साथ काम करता हूँ. ऐसा नहीं है कि लॉयर्स तो मिल जाते हैं, ऐसा भी एक परसेप्शन है लोगों का सामने वाले से. उस परसेप्शन ओपिनियन को भी मेरे को चेंज करना है कि लॉयर्स ऐसे नहीं होते, अपने क्लाइंट के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं. और मैं एक्चुअली करता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ. Okay. Thank Thank you you. so much. Thank you so Thank much. you.